हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के डिसिप्लिन कोर्स के अंतर्गत जो आपका एजुकेशन सब्जेक्ट आता है उसके यूनिट 1 के पार्ट 2 के बारे में। मैंने यूनिट 1 के पार्ट 1 में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, जिसमें हमने सोचने के ऊपर बात करी थी कि सोचने की जो प्रक्रिया है वो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, उसका आखिर क्या महत्व है, ठीक है, वो किस प्रकार कार्य करती है और क्या क्या उसके कार्य हैं। ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करा था। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी तो प्लीज पहले फर्स्ट वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, बिकॉज दोनों वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक की बात करेंगे। हमारा पहला टॉपिक होगा ध्यान लगाना, ठीक है, और फिर दूसरा समस्याओं का समाधान कर ढूंढना। ठीक है, पहला टॉपिक ध्यान लगाना, दूसरा समस्याओं के समाधान के ऊपर बात करना। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ध्यान। वेट अ मिनट। हमारा टॉपिक है ध्यान। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ध्यान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में से एक तत्व है। ध्यान मनुष्य के मस्तिष्क का एक प्रमुख कार्य है। ठीक है, तो ध्यान संज्ञानात्मक प्रक्रिया जो कि हमारे चैप्टर का नाम है, उसके एक प्रमुख तत्व है ध्यान लगाना। साथ में ध्यान मनुष्य के मस्तिष्क मतलब दिमाग का एक प्रमुख कार्य भी है। दिमाग ध्यान लगाने की कोशिश समय से अपने अपने समय पर करता रहता है। ध्यान मनुष्य के मस्तिष्क की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति बहुत सारी चीजों से किसी एक वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, अर्थात उस वस्तु या व्यक्ति को अधिक महत्व प्रदान करता है। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो ध्यान एक ऐसा कार्य है जिसमें हमारा मस्तिष्क बहुत सारी चीजों में से किसी एक वस्तु पर अधिक ध्यान देता है और उस वस्तु को अधिक महत्व देता है। वही है कि उदाहरण के लिए अगर आप कोई व्यक्ति पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी में एक पुस्तक ढूंढ रहा है, तो अर्थात वह व्यक्ति उस पुस्तक को अपना ध्यान दे रहा है तथा उस पुस्तक को ढूंढने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति लाइब्रेरी में खड़ा है, उसे कोई पुस्तक चाहिए, पर्टिकुलर बुक चाहिए, ठीक है, तो वो उस पूरी बुक को लाइब्रेरी में ढूंढ रहा है, तो इसका मतलब कि वो उस बुक पे ध्यान दे रहा है। ठीक है, सोचने की कोशिश कर रहा है, ध्यान दे रहा है कि बुक कहाँ रखी हो सकती है। फिर आता है मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रदान की गई परिभाषाओं पर विचार करें। तो कुछ जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं, जो कि नामी साइकोलॉजिस्ट हैं, तो वो निम्नलिखित हैं। डेमीविल 1938 के अनुसार डेमीविल के अनुसार जो कि 1938 में दिया गया था कि ध्यान एक विषय पर चेतना की एकाग्रता है, ना कि दूसरे पर। ठीक है, ध्यान एक विषय पर, ध्यान किसी एक विषय पर चेतना मतलब उस पर एकाग्र करना, किसी एक कार्य को ज्यादा महत्व देना, उसको लगकर करना, ना कि दो कार्यों को। ठीक है, फिर आता है रॉस, जिन्होंने 1951 में अपनी परिभाषा दी कि ध्यान मन के सामने स्पष्ट रूप से विचार की वस्तु को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ध्यान मन के सामने स्पष्ट रूप से विचार की वस्तु को प्रस्तुत प्राप्त करना है। ठीक है, अगर आपने कोई विचार करी है वस्तु, अगर आप उसे प्राप्त कर रहे हैं तो ये आपका क्या है, ध्यान लगाना है। इसके बाद जो दूसरा हमारे कह सकते हैं कि हमारे जो जिन्होंने परिभाषा दी है वो है रोगेटर एक्ट के अनुसार 1987 में ध्यान को धारणा के माध्यम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सीमित संख्या में उत्तेजनाओं के बारे में अधिक जागरूकता की ओर जाता है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे बताया गया है कि ध्यान को एक किस प्रकार में परिभाषित कर सकते हैं, ध्यान के रूप में। ठीक है, ध्यान को धारणा के रूप में, धारणा के ध्यान के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। मतलब हमने कोई चीज को धारण कर लिया, ठीक है, उसको हम ध्यान के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जो सीमित संख्या मतलब कुछ ही चीजों पर, आपकी जो पसंदीदा चीजों पर हैं उन्हीं पर अधिक ध्यान जाएगा। फिर आता वर्ग 2013 के अनुसार ध्यान सुनने देखने या देखने की प्रक्रिया, सुनने देखने या देखने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ठीक है, ध्यान क्या है, ये सुनने देखने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज लिख रखी है कि यह सभी परिभाषाएं इंग्लिश भाषा को हिंदी में ट्रांसलेट करके की गई हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता ही होगा इस समय आपकी जो साइट पे आपकी हिंदी मीडियम की पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मैंने बुक्स में से जो डाटा उसमें दे रखा है उसी को हिंदी में ट्रांसलेट करके, ठीक है, सही प्रकार से ट्रांसलेट करके सही शब्दों को निकाल के ये नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो ये जो परिभाषा है ये उसके बेसिस पर है।
कहीं कई और जो यहाँ पे कई आएगा, ठीक है, कई और मनोवैज्ञानिक विषय द्वारा अपनी अपनी परिभाषाएं प्रस्तुत की गई हैं। फिर आता है ध्यान देने की क्षमता सीमित है। अब यहाँ से कुछ मेन पॉइंट्स स्टार्ट होते हैं, तो प्लीज आप इस पे ज्यादा ध्यान दीजिए कि ध्यान देने की जो क्षमता है वो सीमित है। एक व्यक्ति एक समय पर केवल एक ही वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। कोई भी मनुष्य एक समय पर बहुत सारी वस्तुओं पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। किसी वस्तु या विचार पर अधिक ध्यान देना चाहिए, किस वस्तु या विचार पर अधिक ध्यान देना चाहिए, यह हमारा दिमाग मतलब मस्तिष्क तय करता है। यह प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो किस चीज पर, सपोज करिए बहुत सारे बर्तन हैं, आपको उन बर्तन में से कोई एक बर्तन चाहिए। आपको अगर लोटा चाहिए तो आप उन सब बर्तनों में सिर्फ लोटा को ही खोजेंगे, ठीक है। आपको फ्राई पैन नहीं खोजेंगे, या फिर आप जो कलछी नहीं खोजेंगे, ठीक है, आप खोजेंगे लोटा, अगर आपको लोटा ही चाहिए। तो इसी प्रकार है कि कई सारी चीजों में से आपको केवल एक ही चीज पर ध्यान देना है जो आपको पसंद है। उसके बाद आते हैं ध्यान की प्रकृतियां। ध्यान पर्यावरण में हमारी पर्यावरण में जागरूकता या चेतना में मदद कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान क्या करता है, पर्यावरण में हमारी जागरूकता और चेतना में मदद करता है। ध्यान देने की क्षमता सीमित है और हम एक समय पर केवल एक ही चीज पर ध्यान दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि यह प्रक्रिया है जिसमें कई सारे विकल्प में से किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं, ठीक है। तो ये वह प्रक्रिया है जो हमारी मदद करती है कई सारे विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनने के लिए। फिर आता है यह प्रक्रिया मानव सोच के लिए एक मौलिक प्रक्रिया है, क्योंकि किस वस्तु पर अधिक ध्यान देना ये हमारा मस्तिष्क तय करता है, ठीक है। तो मौलिक मतलब ये एक प्रकार से अपने आप हो जाती है, ठीक है। सपोज करिए कि आप कुछ कर रहे हैं, आपको कुछ जरूरत पड़ी एकदम से सामान की, ठीक है। आपको पेचकस की जरूरत पड़ी, बहुत सारे टूल्स में से आप सिर्फ पेचकस ढूंढेंगे, ठीक है। तो आपके दिमाग को पता है कि कब क्या करना है, उसको पता है कि किस चीज पर अधिक ध्यान देना है। ध्यान किसी भी समस्या को बेहतर तरीके से समझने में हमारी सहायता करता है, ठीक है। तो अगर आप किसी समस्या पर बहुत अच्छी प्रकार से ध्यान दे रहे हैं तो इसका मतलब कि आप उस समस्या को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब हमारे ध्यान के प्रकार आते हैं, जिसमें से पहला प्रकार है हमारा अनैच्छिक या अनैच्छिक ध्यान। इस प्रकार का ध्यान इच्छा के बिना उत्पन्न होता है और हम अपने और से किसी भी सचेत प्रयास के बिना किसी वस्तु या विचार पर ध्यान देते हैं। अचानक तेज हवाएं, चमकीले रंग, बिजली कड़कना ध्यान के कुछ उदाहरण है, ठीक है। तो अनैच्छिक ध्यान का मतलब है कि हम बिना अपने मन से, ठीक है, किसी वस्तु पर अचानक से ध्यान देने लग जाते हैं। इसमें हम कोई भी प्रयास नहीं करते, हम लोग कोई भी सोचने की कोशिश नहीं करते कि हमें किस चीज पे ध्यान देना है, हम केवल ध्यान देने लग जाते हैं। उसके उदाहरण है अचानक तेज हवाएं चलती हैं, एकदम से सपोज करिए एकदम से आप हवा चलने लग गई, ठीक है, तो आपका ध्यान हवाओं की तरफ जाएगा, उसी प्रकार। फिर आता है स्वैच्छिक या फिर स्वैच्छिक ध्यान। तो जब ध्यान इच्छा से जगाया जाता है तो इसे स्वैच्छिक ध्यान कहा जाता है। यह अनैच्छिक ध्यान की तरह ना तो लागू होता है। आमतौर पर इस प्रकार के ध्यान में हमारे सामने एक स्पष्ट लक्ष्य होता है और हम अपनी उपलब्धि के लिए खुद को चौकस कर लेते हैं, ठीक है। तो स्वैच्छिक या फिर स्वैच्छिक ध्यान एक वह ध्यान है जिसमें हम अपने मन से किसी वस्तु पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे सामने एक लक्ष्य होता है और उसको हम ध्यान देने की कोशिश करते हैं। फिर आता है गणित कि एक निर्धारित समस्या को हल करते समय दिया गया ध्यान, किसी परीक्षा में प्रश्न का उत्तर देने समय दिया गया ध्यान। स्वैच्छिक ध्यान के कुछ उदाहरण है। स्वैच्छिक ध्यान को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, निहित और स्पष्ट स्वैच्छिक ध्यान, ठीक है। स्वैच्छिक ध्यान को दो परिभाषाओं में परिभाषित किया जाता है। फिर आता है उत्तेजना की प्रकृति। ध्यान का यह प्रकार मानव मस्तिष्क को जल्दी से ध्यान देने या फिर ध्यान केंद्रित करने में अधिक सक्षम नहीं होता, ठीक है। उत्तेजना की प्रकृति में ध्यान का ये जो प्रकार है, इसमें मनुष्य का जो दिमाग होता है वो इतनी जल्दी किसी वस्तु पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, ठीक है, से अधिक जल्दी ध्यान केंद्रित करता है। जैसे कि चित्र शब्दों से अधिक जल्दी ध्यान केंद्रित करता है, उसी प्रकार उत्तेजना शब्द की भांति है जो ध्यान जल्दी केंद्रित नहीं करता। उत्तेजना शब्द की भांति है, जो कि चित्र और शब्द में उदाहरण है उसकी भांति है कि उत्तेजना शब्द की तरह ही ज्यादा जल्दी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। उत्तेजना की तीव्रता और आकार, ठीक है, उत्तेजना की तीव्रता और उत्तेजना की प्रकृति की तरह उत्तेजना की तीव्रता और आकार भी ध्यान की डिग्री को सामने लाते हैं, ठीक है। तो ध्यान को अगर तेजी से करना है तो उत्तेजना की जो तीव्रता मतलब तेजी गति है और उसका आकार है उसको सामने लाते हैं। एक कमजोर उत्तेजना की तुलना में मजबूत उत्तेजना अधिक ध्यान आकर्षित करता है, ठीक है। तो अगर आपको सपोज करिए आपको दो उत्तेजना है, आपको खाना खाना है, ठीक है,
और आपको पेप्सी पीनी है, ठीक है, तो ये दो उदाहरण है। अब आपको पेप्सी बहुत ही ज्यादा पसंद है, ठीक है, तो आपकी उत्तेजना पेप्सी को अधिक दे रही है महत्व, तो क्या करेगी, पेप्सी के ऊपर आपका अधिक ध्यान जाएगा, ना कि आपके खाने के ऊपर, ठीक है। उत्तेजना की तीव्रता और आकार के कारण एक बड़ी इमारत, तेज रोशनी, तेज गंध आदि को अधिक आसानी से देखा जा सकता है, ठीक है। तो सपोज करिए एक बड़ी सी बिल्डिंग है और सारी छोटी छोटी बिल्डिंग है, तो हमारा ध्यान पहले बड़ी बिल्डिंग पे जाएगा। वहीं रोशनियां पहले धीमी धीमी रोशनी आ रही, एकदम से कोई तेज रोशनी आ गई तो हमारा ध्यान तेज रोशनी पे जाएगा, ठीक है। एकदम से कोई बहुत ही ज्यादा गंध फूल, या फिर हम कह सकते हैं एकदम से कोई महक सी आ गई बहुत ही ज्यादा अच्छी, तो आपका ध्यान पहले उस पे जाएगा। इसी प्रकार कांस्टेंट परिवर्तन और विविधता, परिवर्तन और विविधता बड़ी जल्दी से ध्यान आकर्षित करते हैं, ठीक है। कई कई सारी बड़ी चीजों में हम परिवर्तन करते हैं तो बड़ी जल्दी हमारा ध्यान आकर्षित होता है। परिवर्तन और विविधता अन्य वस्तुओं के स्थान पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के लिए अगर कक्षा में छात्रों के बैठने की स्थिति में परिवर्तन किया जाए तो सभी छात्रों को ध्यान इस परिवर्तन पर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात की गई है परिवर्तन और विविधता की। तो परिवर्तन, जब कई सारी वस्तुओं में हम कुछ परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा ध्यान पहले परिवर्तन वाली वस्तु पे जाता है, ना कि उस पे जो हमें रेगुलर दिखते हैं, ठीक है। उदाहरण मैंने आपको बता ही दिया क्लास वाला। उत्तेजना की पुनरावृत्ति, ध्यान आकर्षित करने के लिए दोहराव बहुत महत्वपूर्ण कारक है। हमें पहली बार उत्तेजना को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन बार बार जब कोई बार बार इसे दोहराया जाता है तो ये हमारे ध्यान खींच लेती है। उदाहरण के लिए किसी एक पैराग्राफ में अगर आपको कोई शब्द एक बार आता है तो आपका ध्यान उस पर नहीं जाएगा, बट अगर कोई शब्द बार बार रिपीट हो रहा है तो आपका ध्यान पहले उस पर जाएगा, ठीक है। तो उत्तेजना की पुनरावृत्ति मतलब जो चीज हमारा ध्यान खींच रही है उसका बार बार आना, ठीक है। अगर वो चीज एक बार आएगी तो हमारा ध्यान नहीं जाएगा, बट अगर वो चीज बार बार आएगी तो हमारा ध्यान जाएगा। प्रोत्साहन की गति, गतिमान गतिमान प्रोत्साहन हमारा ध्यान अधिक तेजी से आकर्षित करता है। हम उन वस्तुओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं जो हमारी दृष्टि के क्षेत्र में चलते हैं। अधिकांश विज्ञापनदाता इस तथ्य का उपयोग करते हैं और चलती बिजली की रोशनी के माध्यम से लोगों के ध्यान को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो प्रोत्साहन की गति मतलब जिस चीज को भी हम देख पा रहे हैं उन चीजों में से किसी एक चीज के प्रति अगर हम संवेदनशील हैं, ठीक है, और वो चीज में कुछ परिवर्तन हुआ है, ठीक है, उसकी गति कम तेज हुई है, तो हमारा ध्यान पहले उस पर जाएगा। इसी प्रकार है। इसके बाद ध्यान आकर्षित करने के कुछ आंतरिक कारक पर चर्चा। रुचि, ठीक है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि बाद में आप नोट्स पढ़ लेना। तो रुचि का मतलब अगर आपको कोई चीज पसंद है, सिंपल सी बात है, अगर आपकी रुचि उस वस्तु में है, ठीक है, और उस वस्तु में कोई परिवर्तन होता है, उस वस्तु में कोई एक प्रकार से हम कहते हैं कि कुछ परिवर्तन आता है, विविधता आती है, ठीक है, तो आपका ध्यान पहले उस वस्तु पर ही जाएगा। उद्देश्य, आपको ध्यान देने का कोई उद्देश्य है, आपके पास कोई उद्देश्य है कि हाँ मेरे को इस वस्तु पर इसलिए ध्यान देना है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए आपको अगर पेपर में आप एग्जाम्स में बैठे हैं, ठीक है, और आपको आंसर लिखना है, तो आपका उद्देश्य है कि आपको उत्तर देना है पेपर्स का, ठीक है, तो ये आपका ध्यान केंद्रित है। फिर मानसिकता, हमारी रुचि और उद्देश्य के अलावा ध्यान आकर्षित करना हमारे मानसिकता का एक महत्वपूर्ण कारक है। मनुष्य हमेशा उन्हीं वस्तुओं पर अधिक ध्यान देता है जिनकी और उसका मन लगता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपने प्रिय के पत्र की प्रतीक्षा कर रहा है, लिफाफों के विशाल विशाल ढेर में भी उसके लिफाफे को ढूंढ लेगा, ठीक है। तो मानसिकता का मतलब है कि हमारी मानसिकता, साइकोलॉजी माइंडसेट किस प्रकार का है। जब हमें पता है कि हमें किस वस्तु पर ध्यान देना है, ठीक है, तो हमें अन्य वस्तुओं पर ध्यान देने की बजाय केवल उसी वस्तु पर ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई प्रेमी जोड़ा एक दूसरे को पत्र लिखता है, ठीक है, तो कोई भी दोनों तरफ में से दोनों तरफ को लोगों की मानसिकता इस प्रकार की है कि उन्हें लिफाफा ढेर विशाल ढेर में भी लिफाफा मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है समस्या समाधान। ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, फटाफट खत्म हो जाएगा, तो देखते हैं इसे। सबसे महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकल्पों में से एक है हमारी समस्या को सुलझाना, ठीक है। समस्या का समाधान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में से एक है। मूल रूप से किस स्थिति में उत्पादित कार्य करके किसी लक्ष्य तक पहुंचना समस्या समाधान है, ठीक है। मूल रूप से अगर हम बात करें, मतलब ऊपर ऊपर से बात करें, तो किसी भी उत्पादित कार्य मतलब आपके पास कोई कार्य है, ठीक है, उस कार्य में जो लक्ष्य दिए गए हैं उन लक्ष्यों को पूरा करते हुए अपनी समस्या का समाधान करते हुए आपको आगे पहुंचना है। समस्या समाधान के अर्थ और प्रकृति को निम्नलिखित परिभाषाओं द्वारा प्रस्तुत किया गया, ठीक है। तो कई अलग अलग हम कह सकते हैं लोगों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं समस्या समाधान पे। अनीता
वुल्फेक के अनुसार समस्या समाधान नए उत्तर तैयार कर रहा है, परे जा रहा है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों का सरल अनुप्रयोग। ठीक है, तो समस्या समाधान का यहाँ पे अर्थ है कि वो जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसे उन समस्याओं को समाधान कर रहा है, उनके उत्तर ढूंढ रहा है, ठीक है, लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है और उसके लिए समस्या समाधान के लिए सरल नियमों का प्रयोग कर रहा है। सिकनर के अनुसार समस्या का समाधान आने वाली कठिनाइयों पर काबू पाने वाली एक प्रक्रिया है, लक्ष्य प्राप्त में बाधा डालना और हस्तक्षेप के बावजूद समायोजन की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिकनर के अनुसार समस्या समाधान एक ऐसी कठिन प्रक्रिया है जिसके अंदर हम अपने जो कठिनाइयां दी गई हैं हमें उसको उन पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। फिर आता है वुडवर्थ और मार्कवस के अनुसार कि समस्या समाधान व्यवहार एक उपन्यास है। ठीक है, समस्या समाधान एक प्रकार से मानव का व्यवहार है, एक उपन्यास में होता है कठिन परिस्थितियां जिनमें आवेदन करने के अभिव्यक्त तरीकों से समस्या प्राप्त होती है। बहुत सवार परिस्थितियों में पिछले अनुभवों से प्राप्त अवधारणाओं और सिद्धांत। ठीक है, तो वुडवर्थ के अनुसार समस्या समाधान क्या है, एक उपन्यास है। उसके बाद आता है ये सारी की जितनी भी मैंने परिभाषाएं लिखी मैंने हर जगह लिख रखा है कि ये सब इंग्लिश में से ट्रांसलेट करके लिखी गई हैं। अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी लगती है तो प्लीज इनको नोट डाउन ना करें। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। फिर आता है मनोवैज्ञानिकों की समस्या के समाधान के लिए कुछ कदम बताए हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों ने की समस्या को किस प्रकार समाधान करना है उसके लिए कुछ हम कह सकते हैं स्टेप्स को निर्धारित किया है। जॉन बेसफोर्ड और बैरी स्टीन जो कि 1984 में थे, उन्होंने एक परिभाषा दी कि 5 चरणों को सुझाव दिया है जो मूल रूप से जुड़े हुए हैं समस्या समाधान का कार्य। उन्होंने इस चरण को आइडल के नाम से समाप्त किया। ठीक है, आइडल अगर आप इंग्लिश में देखें तो यहाँ पे जो में डी ई लिखा हुआ है नीचे वाली लाइनों में वहां पे आइडल के हिसाब से लिखा गया है। ठीक है, के रूप में संदर्भित किया है और उन्हें में व्यवस्थित किया गया है। पहले आता है मैं, समस्या को पहचान करें। सबसे पहले मैं आता है मतलब आई, समस्या की पहचान करें। फिर आता है डी, लक्ष्य को परिभाषित करें। फिर आता है ई, संभावित रणनीतियों या समाधानों का अन्वेषण करें। फिर आता है ए, रणनीतियों का अधिनियम। एल, पीछे मुड़कर देखें और सीखें। दूसरी और वहां पे बर्न और डेमिनोस्की और लेफ्टिस जो 1979 में उन्होंने 3 चरणों के बारे में बताया है। ठीक है, तैयारी, उत्पादन, मूल्यांकन। समस्या समाधान के लिए 3 बताया। पर अगर हम बात करें, अगर आपको सिंपली समस्या सुलझाना है, जैसे कि मैं हूँ, आप हो, आप समस्या को किस प्रकार सुलझाते हैं इसके बारे में बात करते हैं सामान्य रूप से। तो हम पहले क्या करते हैं, समस्या के प्रति जागरूक होते हैं। जो भी समस्या आ रही है उसके प्रति जागरूक रहना, फिर समस्या को समझना। ठीक है, समस्या को समझना। अगर सपोज करिए उदाहरण के से बात करते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो सबसे पहले आप उस समस्या के प्रति देखेंगे कि समस्या क्या है। ठीक है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर आएगा प्रासंगिक समस्या की जानकारी का संग्रह, मतलब उस समस्या से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उसे आप इकट्ठा करेंगे। संभावित समाधानों को ढूंढना, मतलब जो जो उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, समाधान हो सकते हैं, उन्हें ढूंढना। सही समाधान का चयन करना, मतलब बहुत सारे समाधानों में से एक समाधान को चुनना। समाधान पर निष्कर्ष निकालना। ठीक है, आखिर में जब आप समाधान कर लेते हैं तो उसके ऊपर आपको निष्कर्ष भी देना है। फिर आता है समस्या समाधान की रणनीति के विकल्प। समस्या समाधान के लिए कुछ रणनीतियों को बनाया गया है, जैसे कि एल्गोरिदम। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि एल्गोरिदम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समस्या को स्टेप बाय स्टेप रूप से लिखकर समाधान किया जाता है। फिर वहीं पे आता है ह्यूरिस्टिक्स। एल्गोरिदम की तुलना में समस्या समाधान की रणनीति के रूप में अनुमानी अधिक है। समस्या अधिक है, समय और श्रम के अनुसार के मामले में किफायती, अनुमानित और मानसिक शॉर्टकट है जो लोगों को जल्दी से निर्णय ले और समस्या का समाधान करे। ठीक है, तो समस्या एल्गोरिदम में हम पहले समस्या को समझते हैं, उसके बाद उसको स्टेप बाय स्टेप सब कंप्लीट करते हैं। वहीं पे ह्यूरिस्टिक्स
जो है उसके अंदर हम समस्या को समझते हैं और एक ही बार में उसका हल निकाल देते हैं। ठीक है, जल्दी से ही हम समस्या को समाधान करने का हमें एक प्रकार से रणनीति है। ब्रेनस्टॉर्मिंग भी एक समस्या समाधान की रणनीति है जो के लिए उपयोगी है। संभावित समस्या समाधान तैयार करना। ठीक है, जो भी समस्या है उसका संभावित सॉल्यूशन को तैयार करना। बुद्धिशीलता के चरण इस प्रकार है। समस्या को परिभाषित करना, उनका मूल्यांकन किए बिना यथासंभव अधिक से अधिक समाधान उत्पादन करना। सबसे पहले समस्या को परिभाषित करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कार्य है, मतलब दूसरा कार्य है, वो है कि समस्या को ज्यादा से ज्यादा अधिक उसके समाधानों को ढूंढना। मतलब बहुत, एक समस्या के बहुत सारे समाधान हो सकते हैं। ठीक है, एक आंसर के सॉरी किसी भी एक क्वेश्चन के अलग अलग आंसर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही आंसर उसका हमेशा से रहेगा। संभावित समाधानों का निर्धारण करने के लिए मानदंड तय करना। ठीक है, जो भी हमें समाधान चुनना है उसके लिए कौन सा समाधान चुनना है, इसके लिए मानदंड मतलब हम क्या रखेंगे, एक प्रकार से कुछ ऑप्शंस रखेंगे कि हाँ हमें कौन सा चुनना है कौन सा नहीं चुनना। सर्वोत्तम समाधान का चयन करने के बाद मानदंडों का उपयोग करना। समस्या समाधान में शिक्षक की भूमिका। ठीक है, अगर आप टीचर हैं तो आपको समस्या को किस प्रकार समाधान करना है इसके बारे में। जब कोई बच्चा समस्या को देखते ही कहता है मुझे नहीं पता, एक शिक्षक के रूप में हमारी भूमिका उनकी मदद करना है, दृढ़ रहना, इसके लिए इसके साथ रहने और समाधान खोजने। इसलिए शिक्षक सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है समस्या को सुलझाने में। प्रभावी समस्या समाधान के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। मध्यम प्रेरणा, विभिन्न सोच को प्रोत्साहित करें, समस्या को समग्र के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कठिनाइयों का स्तर, सक्रिय हेरफेर, अभ्यास, अधूरा समाधान। ठीक है, तो ये जो है, ये जो कार्य है, ये सारे एक टीचर को करने चाहिए जब वो समस्या का समाधान कर रहा हो। ठीक है, ये सारे कार्य एक टीचर को करने चाहिए जब वो समस्या का समाधान कर रहा हो। तो ये थी आज की वीडियो। आपका पूरा का पूरा लेसन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको वीडियो रिलेटेड कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे दे दूंगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के चैनल का लिंक दिया गया है, तो प्लीज़ वहाँ पे उसे ज्वाइन करें, बिकॉज वहाँ पे आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।